और जो लिटमस वगैरह आप सुनते हो ना, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का पार्ट है। इसके अलावा टर्मरिक हो गया, जो घर में हल्दी होती है ना, वो एसिड के साथ अलग कलर दिखाती है, बेस के साथ अलग कलर दिखाती है। क्योंकि ये भाई ना सख्त लौंडा, ये कभी रिएक्ट करता ही नहीं है। जब बेस मिलती है, जब इनको लड़कियां मिलती है, तब ये पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। जो आप सुनते हो ना पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, जो एग्जैक्टली वो पेपर लीक वाले क्वेश्चन है ना, जो हर साल छप के आ रहा है, वो मैं आपको इसी वीडियो में लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसे हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली 5 मार्कर के क्वेश्चन इस चैप्टर से उठ के आते हैं और इस रिवीजन वीडियो के साथ मैं आपको क्वेश्चन जो एग्जैक्टली छपे हुए होते हैं ना बोर्ड में हर साल, जो आप सुनते हो ना पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, जो एग्जैक्टली वो पेपर लीक वाले क्वेश्चन है ना, जो हर साल छप के आ रहा है, वो मैं आपको इसी वीडियो में लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ से चलते हैं, बस 20 से 25 मिनट में ये चैप्टर में आपको रैप अप करवा दूंगा। और इस चैप्टर में मेरे फुल मार्क्स है ना, हाफ ईयरली में भी फुल मार्क्स है और बोर्ड एग्जाम में भी फुल मार्क्स। तो कंसेप्चुअली मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि कैसे यहाँ से करना है। सबसे पहले आ जाते हैं यार, जो एनसीईआरटी अम्मी है ना, अपनी एनसीईआरटी अम्मी, तो वो ना बहुत नाटक करती है, बहुत नाटक करती है। सबसे पहले वो बोलेगा कि आपके चाचा जी को क्या हुआ था, फूफा जी को क्या हुआ था। तो पहले 5 पन्ने में जो समरी है ना, वो ये था कि एसिड वर्सेस बेसिस में डिफरेंस क्या है और बच्चा एसिड और बेस को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। एग्जाम में आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर कोई चीज सार है तो उसमें कौन सा एसिड है। जैसे रिसेंट के ईयर में आपसे ये पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। अब बच्चा सोचेगा यार ये टमाटर खाया तो था, लेकिन इसमें कौन सा एसिड था भूल गया। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लिस्ट दूंगा, एकदम ध्यान से सुन के जाना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड वर्सेस बेसिस में डिफरेंस। तो एसिड जैसे मैंने आपको बोला खट्टा होता है, देयर सार इन टेस्ट, और बेस बिटर होता है और सोपी इन टच होता है। सोपी इन टच बहुत बच्चे ना ये लाइन स्किप कर देते हैं कि भाई वो ना साबुन साबुन छूने में स्लिपरी से रहता है थोड़ा बहुत, और बिटर मतलब कड़वा रहता है। उसके बाद आ जाते हैं कि यार ये ना ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और आपको ना ज्यादा डिफरेंस याद करना नहीं है, जो एसिड में हो रहा है उसका ऑपोजिट बेस में होगा, बस इतना सिंपल सा याद रखना है। ये हाइड्रोजन आयन देता है। आपको ये नहीं लिखना कि आप एग्जाम में अगर भूल भी जाओ ना कि हाइड्रोक्सिलिक आयन प्रोवाइड करता है बेस, तो आप ये लिख देना कि हाइड्रोजन आयन नहीं देता बेस। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना। तीसरा पॉइंट ये था कि रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा और ये ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा। तो इसको याद करने का एक मैं सिंपल सा आपको ट्रिक देता हूं। देखो एसिड, एसिड नाम से क्या लगता है कि भाई बहुत भयंकर है। मैं तो बचपन में ऐसे डरता था यार, ये एसिड वैसिड भाई इससे हाथ जल जाएगा, वो हो जाएगा। तो एसिड ना मतलब एसिड से डर लगता है, वार्निंग को रिप्रेजेंट करता है और वार्निंग जनरली रेड होता है इन कलर। तो ऐसे मैंने याद किया था कि एसिड यार भयंकर लग रहा है तो रेड है भाई, वो पूरा लाल है, गुस्से से लाल है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अगले पेज पे हम बढ़ते हैं कि एसिड में ना जो पीएच है वो 7 से नीचे रहता है, थाला फॉर अ रीजन, है ना। एसिड का जो पीएच रहता है वो 7 से नीचे रहता है, एग्जैक्टली 7 में वो न्यूट्रल के पास रहता है, और 7 से अगर वो बढ़ जाता है तो वो बेसिस में आ जाता है। ये हो गया अपना चौथा पॉइंट। और लास्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है मैं आगे आपको थोड़ा टाइम में समझाऊंगा। सिमिलरली ये दो एग्जांपल है, NaOH हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो आपको एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है, वो आजकल के ट्रेंड में ये है। पहले ये चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अभी के ट्रेंड के हिसाब से ये 5 बार उठ के आ चुका है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट भी दे दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ से सबसे पहला आ जाता है अपने पास विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर यार जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं ना खट्टा बनाने के लिए, जो आपने देखा होगा चाउमीन की दुकान में, घर पे जो चाउमीन बनता है उसमें विनेगर डालते हैं। जो हम चाइनीज खाते हैं ना, जब हम चाइनीज खाना वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें विनेगर डाला रहता है ताकि वो थोड़ा सार टेस्ट करे, स्पाइसी चटपटा जिसे हम बोलते हैं। तो विनेगर भी एक एसिड है, ये एसिटिक एसिड से बना है। सिमिलरली ऑरेंज जो है ये साइट्रिक एसिड है। टैमरिन मतलब इमली हो गया, लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद रहती है, फुचका में इमली डाल दिया है ना, उसके पानी में इमली रहता है तो वो टार्टरिक एसिड का रहता है। टोमेटो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ये क्वेश्चन रिपीटेड था बोर्ड में, हमेशा 2 बार आ चुका है, तो मोस्ट लाइकली आपके भी चांस है कि ये आ सकता है कि टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद आ जाते हैं कर्ड पे। कर्ड मतलब दही, दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एंड स्टिक जो आपको चींटी काटता है ना, तो आपको इन्फ्लेमेशन रहता है बहुत ज्यादा। तो वो जो इन्फ्लेमेशन क्यों कॉज होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड रहता है और जो आपका बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, उसको मिटिगेट करने में वो फूल सा जाता है। आपने देखा होगा जब चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड रहता है? मेथानोइक एसिड। और लास्ट में ये नेटल स्टिंग, ये कोई एनिमल नहीं है, ये एक पौधा है।
मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्लांट है एक जो जिसमें स्टिंग होता है और वो चुभने से भी उसमें मेथानोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। और इनसे होता है क्या पता है, वो बस फूल जाता है, जो इन्फ्लेमेशन वाला होता है ना कि यार मम्मी चींटी ने काट दिया, और बहुत लंबे टाइम तक वो नीचे ही नहीं होता है। हम ट्राई करते हैं कि भाई लोहा, वो बिहार में वो किया जाता है कि लोहा लगा देंगे तो भाई वो कम हो जाएगा। आपके यहाँ घर में होता है कि नहीं, आप बताना। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करे कि एसिड है एक सब्सटेंस की बेस है, सबसे प्योर डेफिनेशन यही है, ठीक है। अ कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, जो हमें ये बता सके वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर तीन टाइप्स के होते हैं जनरली। सबसे पहला इंडिकेटर हमारा हो गया कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लिटमस वगैरह आप सुनते हो ना, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का पार्ट है। इसके अलावा टर्मरिक हो गया, जो घर में हल्दी होती है ना, वो एसिड के साथ अलग कलर दिखाती है, बेस के साथ अलग कलर दिखाती है, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर जो फ्लावर्स के पेटल्स होता है ना, फ्लावर पेटल्स वगैरह, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो नेचर से हमें इंडिकेटर मिलता है, जो हमें ये बता सके वो एसिड है या बेस। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहला लिटमस। लिटमस बहुत फेमस होगा आपको, बचपन से अभी तक आपने 9 से अभी तक यही पढ़ा होगा, लिटमस पेपर लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर लिटमस से बनता है, और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है, तो ये पर्पल रहता है। अगर ये एसिड के साथ हुआ तो क्या, एसिड यार बहुत डेंजर मानूस है, तो रेड हो जाएगा। रिएक्शन विद बेस है तो ब्लू रहेगा। उसके बाद फ्लावर पेटल्स वगैरह आप देखोगे तो ये न्यूट्रल में ब्लू रहता है, और जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब ये ब्लू रहता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक हो जाता है। लड़कियों को पिंक बहुत पसंद है, तो आप समझ लेना लड़कियां थोड़ी बेस टाइप की रहती है, लड़के थोड़ा एसिड रहते हैं, वो थोड़ा गुस्सा रहता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद टर्मरिक, ये न्यूट्रल रहता है जनरली, और ये रिएक्शन विद एसिड में भी ये अपना कलर चेंज नहीं करता। और लास्टली ये जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये रेड हो जाता है। अब देखो कोई टीचर ना आपको ये रिएक्शन याद करवा के नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ये दिया हुआ, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। और इसको याद करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, है ना। RBT, है ना। और इसमें थोड़ी सी मेरी इमेज भी खराब हो गई। रोहित भाई पीले, है ना। रोहित, मेरा नाम रोहित शॉ है ना। रोहित भाई पीले। तो RBT, आर मतलब रेड कलर हो जाता है, बी मतलब जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, और टी मतलब पीले मतलब टर्मरिक, है ना, हल्दी पाउडर वगैरह। तो मेरी थोड़ी इमेज खराब रहेगी, तो आप ऐसे याद करना एग्जाम में, रोहित भाई पीले, है ना। तो आपको याद आ जाएगा ये टर्मरिक जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर देगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक पे। सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल नहीं है, मतलब इसका सिंपल सा यही मतलब, ऐसा नहीं कि यार रॉकेट साइंस वाली आपको डेफिनेशन पढ़नी है। सिंथेटिक मतलब जो यार नेचुरल नहीं है, सिंपल, ठीक है। और इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो रहते हैं, फिनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज, और ये भी बच्चों से याद नहीं होते। और इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। मिथाइल ऑरेंज में पर्टिकुलरली, मिथाइल ऑरेंज में आपको समझ में आ रहा होगा ऑरेंज। ऑरेंज किससे बनता है? जब रेड और येलो को मिक्स करते हो ना, तब जाके ऑरेंज कलर बनता है। और आप ऐसे याद रखना एग्जाम में, मैंने भी ऐसे याद रखा था, जो मतलब डेंजरस होता है ना तो वो रेड होता है कलर में, एसिड। और ऑरेंज जो उसका पार्ट का येलो वाला पार्ट बन गया वो बेस है, ठीक है। और सिमिलरली फिनोप्थिलिन का तो यार मेरे को ऐसे ही याद हो गया था, क्योंकि ये भाई ना सख्त लौंडा, ये कभी रिएक्ट करता ही नहीं है। जब बेस मिलती है, जब इनको लड़कियां मिलती है, तब ये पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब सिंपल सा तरीका, जिससे एक में तो मैं खुद रोस्ट हो गया, रोहित भाई पीले, है ना, कोई मेरे को कमेंट्स में मत बता देना। और लास्ट में आ जाता है ओल्ड फैक्ट्री। ओल्ड फैक्ट्री मतलब क्या होता है? जिसमें यह सेंस ऑफ स्मेल वगैरह इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपकी बॉडी की सेंसेस वगैरह इन्वॉल्व होती है। ओल्ड फैक्ट्री का मतलब ये होता है, लिटरल मतलब ये रहता है, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो ओडर चेंज कर रही है, जिससे आपके सेंस वगैरह में आपके आए ना, जिसमें आपके सेंस में जैसे सूंघने की शक्ति वगैरह, तो ओडर चेंज वगैरह, उससे आपको पता चलता है वो एसिडिक है, बेसिक है। इससे आपका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। तो एग्जांपल में वेनिला या ऑनियन लिख देना। और उसके बाद आ जाता है कि यार क्या ओल्ड फैक्ट्री के साथ हमने ये डाला और इसमें स्मेल नहीं आया, तो ये क्या है, ठीक है। अगर इसमें स्मेल आया तो क्या हुआ? तो स्मेल किस में आएगा? जब एसिड है तो वो स्मेल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जब बेस है तो स्मेल नहीं आता, ठीक है। यही है इसमें, बेस है तो नो स्मेल, और जब एसिड रहेगा तो स्मेल और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूं, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। सबसे पहला कि यार जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और इस हाइड्रोजन गैस से आपको बबल्स मिलते हैं सोप सॉल्यूशन में, और वो पॉप साउंड वगैरह, ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कि मैंने आपको बताया भी था डिटेल वीडियो में कि इस पोर्शन से क्या पूछता है कि ये मेटल एक्स का नाम क्या है, आपकी एक्स का नाम क्या है,
तो ये कभी कॉपर निकलता है, कभी ये निकलता है। तो आप समझ लेना, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन अगर आपके वहां दिया गया कि भाई ऐसा गैस निकल रहा है जिसे पॉप साउंड आ रहा है या जिसे सोप सॉल्यूशन बन रहा है, तो समझ लेना हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ सॉल्ट और वाटर। इसका एग्जांपल भी एक है Na2CO3 + 2HCl को अगर आप मिलाओगे तो आपको नमक मिलेगा, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, जो लाइम वाटर उसको मिलके कर देता है। तो ये सारे जो आपके की ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपको एग्जाम में सीबीएसई में पूछे जाते हैं और एज वेल एज आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे हाफ ईयरली वगैरह में सब में ये आपको दिखा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पे। ये भी सेम ही रहता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में ज्यादा कोई डिफरेंस रहता नहीं। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन रहता है। जैसे Na2CO3 हो गया तो ये Na2SCO3 मतलब बाइकार्बोनेट का मतलब क्या रहता है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रहता है। तो इसमें यही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, तो सेम ही है। मतलब जब मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, तो सेम चीज फॉर्म होती है दोनों में ही, आप देख सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज में रिएक्शन है जो एग्जाम में आपका श्योर शॉट आएगा, जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर रहता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर रहता है। अब ऐसे मतलब समझ, अक्षय कुमार वाला मीम लगा देना सेम, है ना। मेटल सुनने में थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यार, वो मेटल मानुस है, वो हार्ड मास का इंसान है, ठीक है, वो भाई मेटल है, ठीक है। तो ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है। तो जो मेटल है ना, वो उसके ऑक्साइड फॉर्म में वो कमजोर बन जाता है, उसके पास मतलब ढीला ढाला बन जाता है। वो ढीला बंदा नहीं होता एक क्लास में जिसको कोई भी पीट के चला जाता है। और जो नॉन मेटालिक है ना, जो क्लास में हमेशा दबा रहता है, वो उसका ऑक्साइड फॉर्म है ना, वो जो सिग्मा फॉर्म जो सपने में याद रखता है। तो नॉन मेटालिक वाला जो है ना, जो आपको सुनने में ऐसा लगता है कि यार नॉन मेटालिक उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उसका जो ऑक्साइड फॉर्म है ना वो स्ट्रांग होता है। तो आप ऐसे याद रखना, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड रहता है और मेटालिक ऑक्साइड क्या रहता है, बेस रहता है। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है दोनों में, है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद इसका की ऑब्जर्वेशन में ये एक जो हमेशा रिपीट होता है, तो मैंने ये लिख दिया, जो मैंने आपको बोला था ना चार्ट वगैरह मैं आपको दूंगा। तो ये बहुत एग्जाम में आता है कि ब्लू ग्रीन कलर से वो चेंज हो गया, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे में भी सेम है, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, और जब एसिड के साथ भी मेटल रिएक्ट करता है ना, तब भी वो हाइड्रोजन गैस के साथ फॉर्मेशन करता है। तो आपको एक चीज सिमिलैरिटी मिल रही होगी एसिड और बेस में, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि भाई कोई सिमिलैरिटी बताओ एसिड और बेसेस में, तो आप ये वाला मेंशन कर सकते हो। जब दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, 1 पॉइंट टी हो गया। और इसमें भी सेम होता है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और वो सब की भाई सोप सॉल्यूशन बन गया या पॉप साउंड आ रहा है, तो बस इतना ही है। और लास्ट में जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है, तो सिमिलरली जैसे ये एसिड है, एसिड और जब बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसमें क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। इतना ही आपको याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट क्या करता है, जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज मतलब क्या, जब दो ताकत आपस में भिड़ रही है, दोनों मिलकर एक बार में न्यूट्रलाइज हो गए। बोथ एसिड एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि एसिड तो अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, साथ साथ बेस भी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा क्लोर एल्कली प्रोसेस का, ब्राइन सॉल्यूशन का, जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है, और उसका जो सॉल्यूशन वगैरह रहता है ना, वो भी एक अच्छा कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे आगे बस थोड़ा सा ये दिया हुआ है फिलॉप्थेलिन, वो मैंने बोला ना फिलॉप्थेलिन भाई जब लड़कियों के पास जाते हैं तो वो थोड़े पिंक कलर में चेंज हो जाता है, उनको लड़कियां पसंद है, मतलब उन सेंस में नहीं, मतलब याद करने का टर्म्स में आप याद कर सकते हो। और जब एसिड के साथ रहता है तो कलरलेस रहता है जनरली, यही इसका ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसे पसंद आया, मेरी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो सकती है बट ऐसा आपको याद रहेगा, मैं आपको इतना लिख के देता हूँ, ठीक है। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब यार जब पानी डाल के हम उसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं। बेसिकली डाइल्यूशन मतलब रहता है कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं, ठीक है। आपको 2 चीज इसमें याद रखनी है, एक तो यार ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होती है, और दूसरा यार डाइल्यूशन में जो पानी है ना उसको धीरे धीरे स्लोली ऐड करते हुए डालना पड़ता है। और तीसरा अगर आपको मेंशन करना तो स्टर करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, ताकि वो ज्यादा इधर उधर ना करे। मतलब एक जैसे रहता है ना कॉम्प्लेन डाल रहे हैं दूध में तुम घुमा के, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे सब में, तो वही रहता है। 3 आपको मैंने की टर्म्स दिए कि डाइल्यूशन में आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक रहता है, दूसरा कि स्लो अमाउंट में वाटर को ऐड किया जाता है, तीसरा स्टरिंग मतलब उसको घुमा रहे ताकि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और डाइल्यूशन मैंने आपको बताया जब कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं।
और जो डाइल्यूटेड एसिड रहता है ना, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड रहता है, इजीली समझ में आ रहा होगा कि उसमें ना स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड रहता है और लार्ज अमाउंट ऑफ पानी रहता है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी, यही इसमें दिया हुआ है। और लास्ट में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का कैसे पता कर सकते हैं, वो हम पता कर सकते हैं थ्रू एन यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम क्या है, पोटेंज एच, ठीक है। और कोई ये मत बोलना कि ये कैसे आया भैया, ये नाम कैसे याद करना, ये जर्मन का नाम है, जर्मनी से आया हुआ है, जर्मनी वर्ड है ये। पीएच को हम पोटेंज एच बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है पीएच, ठीक है। पीएच सॉल्यूशन आपको पता होगा, जो मैंने आपको बोला कि 7 से नीचे जाता तो एसिड है, 7 से ऊपर है तो बेस रहेगा, और 7 पे न्यूट्रलाइज रहेगा, तो यही होता है पीएच सॉल्यूशन। आपसे एग्जाम में अगर पूछे ना पीएच सॉल्यूशन क्या, तो आप बोलना एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है एसिड का स्ट्रेंथ कितना है और बेस का स्ट्रेंथ कितना है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें आप ये भी लिख सकते हो 7 से कम, ये 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेस है, ठीक है। ऐसे करके डेफिनेशन खुद से फॉर्म करना है आपको, ना रटना नहीं है डेफिनेशन, जो मैंने आपको बताया ना खुद से आप फॉर्म कर सकते हो, जिस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और लास्टली एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ ये था, जनरली एग्जाम में आता नहीं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसमें H+ आयन से कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है और वीक एसिड में कम रहती है। ये एक चीज है जो एग्जाम में आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और इसको हम अच्छे से पूछेंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला पीएच का इंपॉर्टेंस कहाँ है हमारी डे टू डे लाइफ में, सबसे पहला हो गया डाइजेशन में। डाइजेशन क्या होता है, जहाँ खाना पचता है तो पेट के अंदर आपका HCl रहता है, तो HCl आपके खाने को तोड़ता है और मतलब हेल्प करता है डाइजेशन में। और ये किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि HCl आपको पता होगा एसिडिक बहुत ज्यादा है, तो खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरा, सॉइल में, ये प्लांट की कल्टीवेशन में वगैरह में बहुत हेल्प करता है। अगर एसिडिक सॉइल है ना, प्लांट अच्छे से जन्म नहीं लेता, या मतलब वो अच्छा यील्ड नहीं करता। तो जो प्लांट है ना, वो पीएच रेंज आपको याद करनी है, जो 6.3 से 7.3, मतलब 6 से लेकर 7 तक आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, वो एक स्टेबल पीएच माना जाता है सॉइल का। और इसके साथ एक चीज एग्जाम में अगर आपका ये आ गया कि अगर एक सॉइल एसिडिक है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम लाइम ऐड करेंगे ना, तो ये बेसिक है, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए हम जिप्सम वगैरह का ऐड किया जाता है जिसमें लाइम कंटेन रहता है। उसके बाद आ जाता है टूथ डिके, मतलब वो कैविटी वगैरह आपने सुना होगा, जो आपने टीवी में ऐड देखा कि भाई दांत में दर्द हो गया अचानक से, तो क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू टूथ डिके। टूथ डिके क्यों होता है, जो आपका खाना बच जाता है ना, इसलिए मम्मी बोलते हैं कि ब्रश किया करो खाने के बाद, है ना। जो रिमेनिंग फूड है ना, तो उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, जो आपके जो टूथ है ना उसको डीके करके काला बना देता है, और वो बहुत ज्यादा दुखता है, खाना भी नहीं खा पाते, तो ब्रश करना चाहिए। और आपने ये ऐड सुना होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक से क्या होगा, आप समझ ही रहे हो नमक क्यों बोल रहे हैं, और वो रिएक्ट करे और आपका जो दांत है वो एकदम अच्छा कंडीशन में रहे, एकदम चमचमाती दांत। मैंने भी दांत दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद हमें आता है ब्लड। तो ब्लड का जो फंक्शन है ना, वो पीएच रेंज 7 से 8 के बीच में अच्छा काम करता है, जो ब्लड रहता है। ब्लड एसिडिक या बेसिक हो गया ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। प्लांट्स एंड एनिमल के ग्रोथ के लिए पीएच लेवल बहुत अच्छा रहना चाहिए, अराउंड 7, मतलब न्यूट्रल पीएच रहना चाहिए, ताकि प्लांट और एनिमल ग्रोथ शो कर पाए। और एक दो चीज ये तो हमेशा एग्जाम में आता है, ये 2 मार्क्स का हमेशा आता है। एक हो गया बी स्टिंग, जो आपको मधुमक्खी काटती है, तो उसमें हम सोडा क्यों घसते हैं, ये आपका आ सकता है। तो उसमें आपको ये लिखना है, क्योंकि उसकी स्टिंग में एसिड रहता है, इसलिए हम बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, जो कि एक बेस है, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए और जो हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। और ये चीज एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है 1 मार्क 2 मार्क के लिए। और लास्ट में एसिड रेन का आता है। एसिड रेन मतलब जब जो बरसात होती है ना, बरसात के पानी में जो पीएच लेवल ज्यादा कम हो जाता है, तब उसे एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जो आपका सॉइल जो मैंने आपको बोला था ना, उसका पीएच खुद कम हो जाता है। समझो कि अगर पानी आ रहा है और जमीन के अंदर चला गया, तो वो खुद भी एसिडिक बन जाएगा। तो एसिड रेन बहुत बुरा माना जाता है। और ये जनरली एसिड रेन होता क्यों है, पॉल्यूशन वगैरह, जैसे हार्मफुल केमिकल्स वगैरह फैक्ट्री से निकल रहे, तो इसलिए एसिड रेन कॉज होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे सॉल्ट्स के बारे में मेंशन किया जाता है, और ये एक चीज है जो मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर से करके जाना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर आपको बुकिश डेफिनेशन से जाना है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया, आयनिक कंपाउंड मतलब जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन एक साथ मिल जाता है ना, ड्यू टू वो चिपकी है ना, ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो आपको अपनी क्रश देखने के बाद होता है कि जो अट्रैक्शन आपको फील होता है। तो जब एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन को देखता है ना, उसको प्यार हो जाता है, तो वो साथ में चिपकते हैं और वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्ट भी एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन एक साथ मिलकर रहते हैं, और ये आर हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड,
ठीक है, अगर बुक के डेफिनेशन से जाना, अगर मैं एग्जाम में ये लिखता था सॉल्ट क्या है, तो मैं ये लिखता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, क्योंकि वो बहुत इजीली याद होता है। और हाँ, और एक छोटा सा चीज, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है ना, तब वो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है तब वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है ना, तो उसमें जो सॉल्ट में उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया गया। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज सॉल्ट में ज्यादा होती है। और एक छोटी सी चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब व्हाट इज एन एल्कली, एल्कली क्या होता है? एल्कली एक ऐसे बेसिस होता है जो सॉल्वेबल है, मतलब जो सॉल्यूबल रहता है। आपको एक मूल मंत्र याद रखना, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। मतलब हर एक एल्कली बेस होगा जो सॉल्यूबल रहेगा इन वाटर, लेकिन हर एक जो बेस है वो एल्कली नहीं रहेगा, वो सॉल्व कर भी सकता है, वो सॉल्यूबल नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये आपका मूल मंत्र है जो आपको याद रखना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं सॉल्ट की प्रॉपर्टीज में। सबसे पहला तो सोडियम क्लोराइड, जो आपका टाटा नमक है, देश का नमक। ठीक है, और इसी के लिए एनसीईआरटी में एक वो फोटो दिया रहता है डांडी मार्च का, कि भाई बापूजी ने हमारे लिए नमक लेके आए थे। तो इसका पीएच क्या रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। और ये कैसे बनता है, ये सबसे इजी लगता है, इसका जो फॉर्मेशन रहता है ना, ये पार्ट आपको एग्जाम में आएगा, मैं मार्क करता हूँ। दूसरा आपको आएगा यूजेस, ओरिजिन वगैरह इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये दो चीज आएगा। इसको अगर HCl प्लस NaOH को आप मिलाओगे तो आपका NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन रहता है। सबसे इजी रिएक्शन इसमें। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, फूड के सीजनिंग में यूज होता है, फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, और मतलब इसका यूजेस वगैरह आप लिख सकते हो, कुकिंग वगैरह में यूज होता है, जैसे फूड सीजनिंग में हो गया, या जैसे प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके यूजेस है। 3 यूजेस आपको याद करके जाना है हर एक सॉल्ट का। दूसरा आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो फॉर्मेशन है इसे हम बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इसका डायग्राम भी एग्जाम में आता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें 2NaCl प्लस 2H2O गिव अस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और इसको हम क्लोर एल्कली बोलते क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए क्लोर मतलब क्लोरीन। ठीक है, और एल्कली क्या है, आपका NaOH एक एल्कली है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। मतलब मैं आपको मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, इसको लिटरली क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन और NaOH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका यूजेस वगैरह हम देख लेते हैं। ये जो साबुन होता है ना, जो संतूर वाली आंटी, जो संतूर वाली मम्मी आप देखते हो, वो वाला जो साबुन होता है ना, तो वो किससे बनता है, NaOH से बनता है, NaOH का फॉर्मेशन से बनता है। पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉल्ट का नाम बताओ जो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम आ रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम आ रहा है। तो आपको अच्छे से यूजेस तो पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिटरली आता है ये चीज। और लास्ट में आ जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट में। इसका फॉर्मेशन होता है, ये बेकिंग सोडा वाला जो प्रोसेस रहता है, इसे हम प्यार से बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जिसमें खाना वाना भी बनता है। बेकिंग सोडा आपको नाम से ये समझ में आ रहा होगा। ये जब NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl का। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन है। कहीं अगर अमोनियम ऐड है तो उसका क्लोराइड भी होगा, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है किससे फॉर्म होता है, NaCl से फॉर्म होता है। इसका यूज कहाँ है, जैसे खाने वाने में यूज होता है, यूज एज बेकिंग पाउडर, एंटा एसिड, इनो आप जो देखते हो ना, वो भी बेकिंग सोडा का एग्जांपल है। और यूज एज सोडा एज एक्सटिंग्विशर, मतलब जो फायर फाइटर यूज करते हैं ना एक्सटिंग्विशर में, तो उसमें भी आपका ये यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिल जाएगा और भी सारे सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से होता है, Na2CO3 मिलता है, जो सोडियम कार्बोनेट अपना। इसका यूजेस क्या रहता है, ग्लास की इंडस्ट्री में यूज होता है, साबुन बनाने में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और इट इज यूज फॉर रिमूव ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये एक लाइन है जो एग्जाम में आती है। हर एक सॉल्ट की एक यूनिक प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आपको छप के आता है, मैं आपको यहाँ गोल कर देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पे। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इसका यूज क्या है, ब्लीचिंग इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, इसको आप सर्कल कर लेना। और यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, मतलब जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, आपने यूज सुना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर से घर धोया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया जर्म्स ना रहे। तो यूज एज डिसइंफेक्टेंट और एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मेरे बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2020 में, तो ये मैंने आपको मार्क करवा दिया। और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मेशन आपको याद करना है क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। इसको हम जिप्सम बोलते हैं। और जिप्सम अभी आपने पढ़ा था कि यार वो सॉइल में डालता है जब वो पीएच उसका कम हो जाता है। तो जिप्सम क्या है, जिप्सम भी एक बेस है, और जिससे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसमें 1.5 H2O जो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। इसका यूज कहाँ रहता है, प्लास्टर वगैरह, जो आपका हाथ वाथ टूट गया तो आपका यूज होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस।
पुट्टी वगैरह आप जो आप सुनते हो ना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रहता है। तो यूज इन फ्रैक्चर्ड बोन्स में ये यूज रहता है। दूसरा टॉय मेकिंग वगैरह, क्योंकि इसको मोल्ड किया जा सकता है इसमें। और मेकिंग स्मूथ सरफेसेस, मतलब वो जो पुट्टी वाली मैंने बात बोली वही लिखा हुआ है इसमें। लास्ट में हमारा रहता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जैसे आप नाम से समझ रहे हो, ये आपके कपड़े धोने में काम किया जाता है। ये कैसे बनता है, Na2CO3 से इसका फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का यूज है। इसमें बस पानी के 10 बूंदे अगर आप मिला दो मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, और ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसका एक जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में हमेशा आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और बच्चे इससे कंफ्यूज करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट में भी तो वाटर हार्डनेस का रिमूवल था, तो परमानेंट था ये, है ना, ये परमानेंट है। जो आपका वॉशिंग पाउडर निरमा है वो परमानेंट आपको सफेदी देगा, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है वो टेम्पररी वाटर हार्डनेस को मिटाता है। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है मैक्सिमम ऑफ द मैक्स टाइम, कि वाटर के हार्डनेस, परमानेंट वाटर हार्डनेस रिमूव करने के लिए क्या होता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये लिखना है वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। अगर इसमें 10 पानी की मॉलिक्यूल्स दे दोगे तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इसका फॉर्मेशन भी बहुत इजी रहता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ये वाला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के जो एक्टिविटीज में लिया जाता है, तो इसमें आपको कुछ रहता नहीं, ये जो ब्लू कलर है ना ये व्हाइट हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, तो ये हमें प्रेजेंस दिखाता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है अगर उसको हम हीट कर देते हैं तो उसका जो मैक्सिमम टेंडेंसी है वो अपना कलर लूज कर जाता है। ठीक है, और इससे आपको यही याद रखना है, इसमें देखो कुछ दिया नहीं है। जो मैंने आपको कॉपर का एग्जांपल दिया ना, कॉपर सल्फेट का, ये वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये अपना कलर है वो ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये वापस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यही लिखा है। लेकिन आपसे एग्जाम में अगर पूछे ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो आप ये मेंशन करना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्रिस्टल फॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर पार्टिकल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इतना ही आपको लिखना, मेंशन करना। एग्जांपल के लिए आप कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दे सकते हो .5H2O का। और उसके बाद हम एक ऐसे डायग्राम में आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं यार क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें क्लोरीन का लिबरेशन होता है और NaOH मतलब NaOH का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका आप डायग्राम पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैं साइड में हट रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें आपको बस कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एक कंटेनर बनाना है जिसमें एनोड पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और कैथोड नेगेटिवली रहेगा, और इससे जो गैस लिबरेट होता है दैट इज Cl2, और इसीलिए इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले क्या है, क्लोरीन निकलता है। उसके बाद दूसरा इसका कैथोड पार्ट में क्या निकलता है, H2 निकलता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये क्लोरीन कहाँ यूज होता है। ये वाटर ट्रीटमेंट इन स्विमिंग पूल, PVC पाइप्स वगैरह, डिसइंफेक्टेंट CFCs वगैरह, पेस्टिसाइड में यूज होता है। आप इसके यूजेस याद कर लेना। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी आप स्विमिंग पूल्स देखते हो ना, स्विमिंग पूल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती है ना वो क्लोरीन गैस से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एज अ डिसइंफेक्टेंट, जो भी आपको मतलब ऐसा दिखता है ना समुंदर जैसा स्विमिंग पूल, तो उसका रीजन भी क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन उससे यूज होता है। फिर जो PVC पाइप्स वगैरह, मतलब आप समझ लेना स्विमिंग पूल को इमेजिन कर लेना उससे रिलेटेड। अच्छा, स्विमिंग पूल से पानी कैसे आता है, PVC पाइप से, तो इसमें भी क्लोरीन यूज होता है। स्विमिंग पूल में इटसेल्फ क्लोरीन यूज होता है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह मारने में उसमें क्लोरीन का यूज होता है। CFCs और पेस्टिसाइड आपको याद हो जाएंगे कि यार स्विमिंग पूल के आसपास वाला जो एरिया रहता है उसमें जो पेस्टिसाइड मतलब जो उसमें टिड्डे वगैरह रहते हैं उसको मारने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। मैंने इसको ऐसे ही याद किया था क्योंकि यार रट्टाफिकेशन में से होता नहीं था। तो स्विमिंग पूल से रिलेटेड जितने भी आसपास आपके दिमाग में चीजें हैं ना, और उन चीजों में आपकी क्रश की बातें की बात नहीं कर रहा, मतलब उससे रिलेटेड आसपास जितने भी मटेरियल है वो आप क्लोरीन गैस से ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसका यूजेस वगैरह एग्जाम में आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो इस प्रोसेस का नाम बोलो। इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। चोर एल्कली नहीं, क्लोर एल्कली। ठीक है, और लास्ट में यहाँ ब्राइन सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH, ये किस में यूज होता है, डीग्रीसिंग मेटेरियल में, सोप्स में यूज होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, और पेपर मेकिंग में यूज होता है। इसमें जनरली सोप और डिटर्जेंट मेकिंग में आता है जो आपने देखा, और पेपर मतलब पेपर जिसे बनाया जाता है उसमें काम आता है। आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह, अगर मतलब आर्टिफिशियल फाइबर मैंने तो आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा, पूछते हैं जनरली पूछते हैं पेपर मेकिंग में और ये सोप्स एंड डिटर्जेंट में। ठीक है, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन NaOH का बनता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है, NaOH मिलता है, और ऊपर क्या मिलता है, Cl2। ठीक है, इस पूरे डायग्राम को अच्छे से एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लो
और यही था इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन है उसकी मैं लिस्ट आपके स्क्रीन पर लगाता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित साइनिंग ऑफ। मेरी भी बेइज्जती हो गई थोड़ी बहुत, तो एक बार अप्रिशिएट कर सकते हो, है ना। बाय। ये लेक्चर कैसा लगा बताना, ठीक है।